ये ट्वीट वायरल हो चुका था और साफ लग रहा था कि इस पर पैसे भी खर्च किए गए थे ताकि ये खूब फैले। इसका बस एक ही मकसद था, रिया और पूजा को पब्लिक के सामने बुरा साबित करना। भले ही रिया और पूजा आम लड़कियां थीं, मगर सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के बाद उनकी लिंचिंग शुरू हो गई थी। ऑनलाइन अनजान लोग, जो खुद को राइटियस समझते थे, अब उन पर टूट पड़े थे, बिना सच जाने, बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे। ये तो खुला साइबर बुलिंग था। 15 साल बीत गए थे, लेकिन रिया के रिश्तेदार आज भी उतने ही घटिया और खुदगर्ज निकले। उन्हें इस बात की भी शर्म नहीं थी कि आखिर वो भी उनके ही परिवार से हैं। बस किसी भी हालत में रिया से दादी की मेडिकल फीस वसूलनी थी। सुमन ने घबराते हुए पूछा, ठीक है तू रिया, कुछ तो बोल। रिया के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। चुपचाप उसने कमेंट्स स्क्रॉल करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कमेंट्स पढ़ती जा रही थी, उसके शक पक्के होते जा रहे थे। उसके रिश्तेदारों ने न सिर्फ खुद ट्वीट फैलाया, बल्कि पेड ट्रोल्स भी हायर किए थे, जो उनकी इमेज को और मिट्टी में मिला रहे थे। रिंग रिंग रिंग। रिया का फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, दीदी का कॉल था। रिया ने तुरंत कॉल रिसीव किया। रिया, तूने ट्विटर पे न्यूज देखी? पूजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हद कर दी इन लोगों ने। जब उनके मम्मी पापा की मौत हुई थी, तब पूजा सिर्फ 15 साल की थी। इसलिए उसे उस हादसे और उसके बाद के हर सीन अच्छे से याद थे। पूजा ने तो उन दिनों की हर बात अपने डायरी में लिख रखी थी। अब भी वो डायरी उसके पास थी। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि वही रिश्तेदार जो उनकी जिंदगी तबाह कर चुके थे, आज उल्टा उन्हीं पर इल्जाम थोप देंगे। रिया ठंडी आवाज में बोली, ये लोग आज से खराब नहीं हैं, ये तो हमेशा से ऐसे ही थे। जी, पूजा गुस्से में बोली, मैं अभी ऑनलाइन जाकर सब सच बता देती हूँ। इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। रिया ने तुरंत उसे टोका, अभी नहीं दीदी, थोड़ी देर इनकी गंदी हरकतों को हवा खाने दे, फिर हम चाल चलेंगे, वो भी ऐसी की सब देखेंगे असली सच्चाई। जब इन्होंने हमारे नाम, फोटो और नंबर तक ऑनलाइन डाल दिए हैं, तो अब बारी हमारी है। सारे सबूत इकट्ठा कर इनकी असलियत सबके सामने उगलवाएंगे। पूजा ने फौरन पूछा, क्या प्लान है तेरा? रिया, मैं तेरे साथ हूँ। और हाँ, याद है ना मेरी आदत डायरी लिखने की? आज भी वो डायरी मेरे पास है, जिसमें मैंने इनकी हर नीच हरकत नोट की थी। कह तो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूं। रिया चौंकी, सच में दीदी, डायरी अब भी है तेरे पास? फिर बोली, तू वो डायरी मुझे भेज दे, मैं सबूतों को अच्छे से कंपाइल करूंगी, फिर एक तगड़ा पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। इनकी इतनी बुरी हालत करूंगी कि इन्हें पछताना पड़ेगा, जो हमें फंसाने की कोशिश की। क्या इन रिश्तेदारों ने सोचा था कि सोशल मीडिया पे बदनाम करके वो दोनों बहनों को चुप करा देंगे? ठीक है, पूजा ने हामी भरी। रिया ने सख्त लहजे में कहा, और सुन दीदी, तू इस झमेले से दूर रहना। तेरा बेटा है, चीकू, ये लोग बहुत घटिया हैं। सोशल मीडिया पर लोग पर्सनल अटैक करने से भी बाज नहीं आते। तुझ पे और चीकू पे भी कीचड़ उछाल सकते हैं। तू फिलहाल अपना फोन बंद कर दे, या फिर नंबर बदल ले। जब नया नंबर ले ले, तब मुझसे कांटेक्ट कर लेना। पूजा थोड़ी जिद पर उतर आई, पर रिया, ये दोनों हमसे जुड़ा मामला है। मैं तुझे अकेले कैसे लड़ने दूं? रिया ने गंभीरता से समझाया, मुझे पता है तू डरने वालों में से नहीं, लेकिन तेरा बेटा अभी छोटा है। मुझे डर है कि ये लोग तेरे फैमिली तक को निशाना ना बना लेंगे। तू साइड में रह, मैं देख लूंगी सब। तेरा काम है बस फोन बंद रखना और चीकू को प्रोटेक्ट करना। पूजा थोड़ी सोच में पड़ी, फिर बोली, ठीक है, जैसा तू कहे। मैं नई सिम लेती हूँ। और हाँ, मैं तेरी दुकान आ रही हूँ अभी। हालांकि उसने हाँ कर दी थी, पर पूजा मन ही मन सोच चुकी थी, चाहे कुछ भी हो, वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। फोन करते ही पूजा के पास उसके पति अमित का कॉल आया। फोन उठाते ही अमित का गुस्सा फूट पड़ा। ये जो सोशल मीडिया पे तुम्हारे रिश्तेदारों ने पोस्ट डाली है, उसमें तुम्हारा नाम है। मैंने पहले ही कहा था, उन लोगों से सारे रिश्ते खत्म कर दो। मुझे मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या होगा, मगर मुझे और चीकू को इस ड्रामे में मत घसीटना। अब अमित मैनेजर बन चुका था और उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा थी।
उसे डर था कि अगर उन खून चूसने वाले रिश्तेदारों को उसकी सैलरी का पता चल गया तो वो उसे भी नोच डालेंगे। अपने पति के इस तरह चिल्लाने पर पूजा का खून खौल उठा। वो गुस्से से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस चक्कर में नहीं घसीटूंगी। जिन रिश्तेदारों को मैंने मुंह तक नहीं लगाया, वही आज पीछे पड़े हैं। ये लोग मुझसे और रिया से दादी के इलाज का खर्चा वसूलना चाहते हैं। अमित को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही तीखे तेवर दिखा दिए थे। उसने तुरंत लहजा नर्म करते हुए कहा, पूजा, तू सोशल मीडिया पे जाकर सफाई दे दे। बाकी ट्रोल्स हायर करने का खर्चा मैं उठाऊंगा, जो तेरे ट्वीट को वायरल करेंगे। तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। हालांकि अमित अब पूजा से तंग आ चुका था, मगर उसे भी पता था कि उसके सारे रिश्तेदार बड़े मक्कार हैं। शादी के वक्त जब वो पूजा से शादी करने जा रहा था, तब यही रिश्तेदार 2 गाड़ियों में भर भर कर आए थे, दहेज और खर्चे के नाम पर जबरदस्ती मोटी रकम वसूलने। अमित जानता था कि दोनों बहनों की जिंदगी आसान नहीं रही थी। पूजा आज तक कभी भी रिश्तेदारों की बुराई सोशल मीडिया पर नहीं करती थी। वो खुद ही अपनी लड़ाइयां सुलझाती थी, मगर इन लोगों ने फिर से वही घिनौनी हरकतें शुरू कर दी थीं। उस दिन पूजा ने उन रिश्तेदारों को शादी से भगा दिया था और साफ कह दिया था, जो मुझे पालने के नाम पर सौतेला व्यवहार करते रहे, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। शादी में शामिल होना है तो सिर्फ शुभकामनाएं लेकर आओ, वरना दूर रहो। मेरी शादी में इनका कोई दखल नहीं। पूजा खुद अपने पैरों पर खड़ी थी और बचपन से ही अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उसने खुद ही उठाई थी। पूजा ठंडी आवाज में बोली, रिया और मैं मिलकर निपट लेंगे इस मुद्दे से। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत बवाल हुआ तो हम तलाक ले लेंगे, ताकि तुम्हारा नाम ही ना जुड़ सके इस मामले से। फिर तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं पड़ेगा। अमित को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, उसने झट से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो पूजा? तलाक? पागल हो गई हो क्या? मैं तो बस चीकू की फिक्र कर रहा था। असलियत ये थी कि अमित के दिमाग में तलाक का आइडिया पहले से ही घूम रहा था। पर चीकू अभी छोटा था। अगर तलाक के बाद बेटे की कस्टडी उसके पास आ भी गई, तो उसे पालने वाला कौन होता? अमित ने मन ही मन सोचा कि जब चीकू थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसे मम्मी की जरूरत नहीं रहेगी, तब वो पूजा से तलाक ले लेगा। वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड बबीता रोज उसे ताना देती रहती थी, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही पर्दे के पीछे छुप छुप कर नहीं रहूंगी। अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तलाक लो और मुझे अपनाओ। अमित तो वैसे भी बबीता की उंगलियों पर नाच रहा था। वो पूजा के साथ हर खर्चा आधा आधा करता था, मगर बबीता पर दिल खोलकर खर्च करता था। आज रात भी उसने बबीता के साथ एक 5 स्टार होटल में डिनर का प्लान बनाया था। ठीक है, मैं अब काम पर वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। अमित ने जल्दी से फोन काट दिया, इससे पहले कि पूजा कुछ और बोलती। एक तरफ अमित इस स्कैंडल से अपना पल्ला झाड़ रहा था, दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस मामले को लेकर काफी गंभीर था। सिद्धार्थ के पास फिलहाल गॉसिप के लिए वक्त नहीं था, लेकिन उसके दोस्त रोहन ने अपने सेक्रेटरी को इस केस पर नजर रखने को कहा था, क्योंकि उसे रॉय फैमिली की जांच का जिम्मा दिया गया था। रोहन की सेक्रेटरी जब सिद्धार्थ वाले वायरल ट्वीट्स चेक कर रही थी, तब उसे रॉय सिस्टर्स वाला स्कैंडल दिख गया। उसने तुरंत रोहन को खबर दी। रोहन ने झट से सिद्धार्थ को कॉल करके सब बता दिया। सिद्धार्थ ने जब रॉय फैमिली की फाइल देखी थी, तभी उसे शक हुआ था कि विनय, रॉय फैमिली का बड़ा पोता, मीडिया से सेटिंग कर सकता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये रिश्तेदार ऑनलाइन माहौल खराब कर सकते हैं। और वही हुआ। पर सिद्धार्थ ने रिया को फोन करने के बजाय ऑफिस का सारा काम अपने लोगों को सौंपा और खुद गाड़ी उठाकर सीधे रिया की दुकान पहुंच गया। जब तक वो दुकान पहुंचा, तब तक रिया के आस पड़ोस के लोग दुकान में इकट्ठा हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा था, लोग बस इतना जानना चाहते थे, क्या सच में ट्विटर पर जो वायरल हो रहा है, वो सही है? हमारी दुकान तो सालों से इसी गली में है, सब जानते हैं रिया कैसी है। जो कुछ भी ऑनलाइन लिखा जा रहा है, सब बकवास है। रिया ने खुद अपने बचाव में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सुमन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सबके सामने पूरी पोल खोल दी, कैसे बचपन में रॉय फैमिली ने दोनों बहनों के साथ जुल्म किए।
कैसे अब बीमार दादी का इलाज कराने के बहाने फिर से पैसे ऐंठने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि दादी के अस्पताल जाने का खर्चा और पेट्रोल डीजल का पैसा भी रिया से मांग रहे थे। गली के सारे दुकानदार भले ही आपस में कंपटीशन में हो, मगर जानते थे कि रिया कैसी लड़की है। सबने देखा था उसकी मेहनत और उसके उसूल। जैसे ही असली सच्चाई सामने आई, हर कोई गुस्से में था। सब बोले, ऐसे घटिया रिश्तेदारों को सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल नीच हरकत है ये। माँ बाप के ना होने का फायदा उठा रहे हैं। तभी सुमन ने रिया को हल्की सी कोहनी मारी और बोली, तेरा बाबू आ गया। रिया कुछ लिख रही थी नोटपैड पर सुमन के बोलते ही उसने नजर उठाई। रिया के चेहरे पर हल्की सी राहत थी जब उसने सिद्धार्थ को देखा, जो शांत कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ सीधे आकर रिया के काउंटर के सामने खड़ा हो गया। सुमन भी दोनों को थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए पीछे हट गई। सिद्धार्थ ने पहले रिया का चेहरा गौर से देखा। वो चेक कर रहा था कहीं वो डरी सहमी तो नहीं। जब देखा कि रिया एकदम ठंडी दिमाग से सब हैंडल कर रही है, तो उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली आई। उसकी नजर काउंटर पर पड़े उस कागज पर गई, जो रिया लिख रही थी। सिद्धार्थ ने वो नोट उठाकर पढ़ा। उसमें पूरा रिटेलिएशन प्लान यानी पलटवार की स्ट्रेटेजी लिखी थी। उसने पढ़ते पढ़ते रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में तारीफ थी, जैसे कहना चाहता हो, तू सच में कमाल है। रिया ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? सच बोलूं तो जब से सिद्धार्थ दुकान में आया था, रिया के दिल में हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई थी। उसने पहले ही कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और आज वो सच में उसके लिए हाजिर था। सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा, फिक्र हो रही थी, देखने आ गया। अब तुझे देख लिया, तसल्ली हो गई कि तू सब संभाल लेगी। रिया ने फिक्रमंद होते हुए पूछा, तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली? तुम्हारे काम पर असर तो नहीं पड़ेगा ना? उसके लिए अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा चिंता सिद्धार्थ के वक्त अटेंडेंस की थी। उसे पता था कि इतनी बड़ी कंपनी में टाइम का बड़ा महत्व होता है। रिया को बुरा लगता अगर उसकी वजह से सिद्धार्थ के काम में कोई दिक्कत आती। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं इस कंपनी में सालों से हूँ। सीनियर होने के कुछ फायदे होते हैं। तुम चिंता मत कर, तुम्हारे लिए 2-4 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब चलना है। रिया कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए राजी हो गई। कैश काउंटर के पास आकर रिया ने सुमन से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सुमन, दुकान तेरे हवाले है। जब मेरी बहन आए तो उसे बोल देना कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। सुमन दरवाजे तक खड़ी रही, जब तक रिया और सिद्धार्थ बाहर निकलकर गाड़ी में नहीं बैठ गए। सिद्धार्थ की कार में बैठते ही रिया ने पूछा, मिस्टर सिंह, क्या आपकी जान पहचान मीडिया वालों से भी है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ है। क्यों, कुछ काम है क्या? रिया बोली, मैं अपने गांव जा रही हूँ, ताकि अपने उन रिश्तेदारों के घरों की फोटो खींच सकूं। अगर मीडिया से कोई साथ रहे तो सबूत और पुख्ता हो जाएगा। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मेरे रिश्तेदार असल में करते क्या हैं। उसके दादा दादी अब भी उसका माता पिता के घर पर कब्जा करके बैठे थे। रिया को उनके रहन सहन की असलियत दिखानी थी। तस्वीरें ही सबसे बड़ा सबूत थी, ताकि उन झूठे आरोपों को झूठा साबित किया जा सके। जहां तक ऑनलाइन ट्रोल्स और साइबर अटैक की बात थी, रिया ने सोचा कि अभी वो उसी की आग में जलने दे। ट्रोल्स ने दोनों बहनों को जमकर बुरा भला कहा था, पर रिया जानती थी कि जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, वही लोग रॉय फैमिली पर टूट पड़ेंगे, और तब रॉयस को पता चलेगा असली बवाल क्या होता है। रिया का प्लान साफ था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सिद्धार्थ ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मैंने अपने दोस्तों से पहले ही पता करवा लिया है कि तुम्हारे रिश्तेदारों की कमाई और जॉब्स क्या हैं। तुम बस उनके घरों की तस्वीरें ले आओ। बाकी मैं किसी अच्छे राइटर से तुम्हारा आर्टिकल लिखवा दूंगा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद पोस्ट नहीं करूंगी। मेरी बहन ने बचपन से डायरी लिखने की आदत बना रखी थी। उस डायरी में उसने हर वो बात लिखी है जो हम पर बीती थी।
मैं उसी डायरी के पन्नों की फोटो खींचकर ऑनलाइन डालूंगी ताकि सब सच जान सकें। दूसरी बात, जब हमारे दादा दादी ने हमारे पेरेंट्स के इंश्योरेंस के पैसे का हिस्सा लिया था, तब उन्होंने हमारे साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। उसकी 3 कॉपियां बनी थीं, एक टाउन काउंसिल के पास, एक हमारे रिश्तेदारों के पास और एक हमारे पास। मैं अपनी कॉपी की भी तस्वीरें ऑनलाइन डालूंगी। सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। रिया की बातों में गजब का कॉन्फिडेंस था। सिद्धार्थ ने गहरी नजर से उसे देखा, फिर कहा, अगर टाउन काउंसिल भी अपनी कॉपी पोस्ट कर दे तो बात और भी पक्की हो जाएगी। रिया बोली, हम यहाँ से दूर हैं, टाउन काउंसिल हमारी मदद नहीं करेगी। मेरे दादाजी ने बताया था कि अशोक का गांव में बड़ा रसूख है। उसकी सालाना कमाई करीब 1 मिलियन है। गांव में उसका रुतबा चलता है। टाउन काउंसिल भी उसी के पक्ष में होगी। सिद्धार्थ खामोश गाड़ी चलाता रहा। उसे पता था कि रिया की बात सही है। रिया आगे बोली, मेरी बहन की डायरी और हमारे पास वाला कॉन्ट्रैक्ट ही काफी होगा। सिद्धार्थ अब भी चुप रहा, पर उसके दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा था। जैसे ही वो हाईवे पर रेस्ट एरिया पहुंचेगा, वो रोहन को कॉल करेगा। उसे रोहन से उन गांव के बुजुर्गों और पुराने लोगों से बात करवानी थी, जो सच जानते थे। रोहन ये काम आसानी से कर सकता था। उसे वहां जाने की भी जरूरत नहीं थी। बेचारे रोहन के ये सुनकर होश उड़ जाएंगे। पर सिद्धार्थ जानता था कि ये जरूरी है, क्योंकि सिद्धार्थ को रिया से कहीं ज्यादा दुनिया की चालाकी और इंसानी फितरत का अनुभव था। रिया के पास जो सबूत थे, वो कभी भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे। रॉयस अगर ये कह दे कि कॉन्ट्रैक्ट फर्जी है, तो बहनों के लिए इस स्कैंडल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। असल में जीत का तरीका यही था कि गांव के वो लोग सामने आकर सच बोलें, जिन्होंने खुद देखा था कि रॉय फैमिली ने रिया और उसकी बहन के साथ क्या किया, और जिन मीडिया वालों ने विनय की बातों पर भरोसा करके झूठी स्टोरी चलाई थी। उन्हें तो सिद्धार्थ ऐसी सजा दिलवाएगा कि वो जिंदगी भर पत्रकारिता से बाहर हो जाएंगे। उसकी बीवी पर हाथ डालने वाले सीधा सिद्धार्थ की ताकत को चुनौती दे रहे थे। सिद्धार्थ ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। रिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास बैठा ये आदमी अब उस पूरे मामले को तहस नहस करने वाला है। वो बस उसके साथ होने पर शुक्रगुजार थी। रिया ने दिल से कहा, थैंक यू मिस्टर सिंह। सिद्धार्थ की आवाज गंभीर थी। हम पति पत्नी हैं, ये मेरा फर्ज है। रिया सिद्धार्थ के जवाब से थोड़ी हैरान रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आजकल तो प्यार और रिश्ते मुश्किल हालातों में टूट ही जाते हैं। हम तो वैसे भी बिना एक दूसरे को ठीक से जाने शादी कर बैठे और बस 2 हफ्ते से ही साथ रह रहे हैं। पर मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े हो इस मुश्किल घड़ी में। रिया जानती थी कि अगर ये मामला संभाला नहीं गया, तो सिर्फ वही नहीं, उनके आसपास के लोग भी इस बवाल में फंस सकते थे। रिया ने आगे कहा, मेरी दीदी और जीजा कॉलेज के दिनों से साथ थे। कई साल डेटिंग के बाद शादी की, और अब तो उनका बेटा भी है। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर ये इंटरनेट वाला ड्रामा शुरू हुआ, मेरे जीजा का असली चेहरा सामने आ गया। उन्हें बस अपनी इमेज की पड़ी थी। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, रिया, हर आदमी को तुम्हारे जीजा से कंपेयर करना सही नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। सिद्धार्थ को पूरा शक था कि अमित रिया का जीजा का किसी और से चक्कर चल रहा है, पर बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था। रिया ने बात मानते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम। दरअसल अपनी बहन की शादी देखकर रिया का शादी और प्यार से थोड़ा भरोसा उठ चुका था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो सिद्धार्थ जैसा आदमी मिला। हाँ, कभी कभी सिद्धार्थ की बातों से उसे बुरा भी लगता था, मगर जब वक्त आता था, तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता था। तभी उसके दिमाग में सुमन की छेड़छाड़ वाली बातें घूमने लगी। सोचते सोचते रिया ने मन ही मन कहा, जब तक ये 6 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों न इस रिश्ते को थोड़ा मौका दूं। तभी सिद्धार्थ ने रास्ते पर लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा करके कहा, आगे रेस्ट स्टॉप है, तुम्हें वॉशरूम जाना है, मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है। रिया ने सिर हिलाया, हाँ ठीक है। कुछ मिनट बाद गाड़ी हाईवे के रेस्ट एरिया में रुकी।
सिद्धार्थ ने गाड़ी पार्क की और दोनों साथ उतरे। रिया वॉशरूम चली गई, जबकि सिद्धार्थ हाथ धोने के बाद वापस कार में आकर बैठा और फोन निकालकर कॉल किया। जैसे ही रोहन ने कॉल उठाए, सिद्धार्थ ने सीधे और सख्त आवाज में कहा, रोहन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या करेगा या कैसे करेगा, मगर उन लोगों से सच बुलवाना ही है जो रिया की साइड में खड़े हो सकते हैं। रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, छोटी सी बात पे फिर से तूने बड़ी तोप निकाल ली। एक फोन कॉल में सब हो जाएगा। मैं तो पहले से ही उस इलाके में कॉन्टैक्ट्स बना चुका हूँ, जब मैंने रॉयस की जांच करवाई थी। रोहन ने पूछा, वैसे रिया का क्या प्लान है? सच तो ये था कि रोहन बस गॉसिप के मूड में था। सिद्धार्थ बोला, वो अभी सबूत इकट्ठे कर रही है, तस्वीरें, कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके किए गए जुल्मों का हिसाब। उसका प्लान है कि सब ऑनलाइन डालकर सच सामने लाया जाए। अगर गांव के लोग भी खुलकर बोलें, तो मामला पूरी तरह पलट सकता है। रोहन हंसते हुए बोला, रिया बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शांत, समझदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल तुम्हारी कॉपी लगती है। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कैसे मेरी तरह है वो? रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, बीवी है तेरी, तुम्हारे साथ रहने से उस पर भी थोड़ा असर हुआ होगा। सोचो तो सही, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच भी वो पूरी तरह शांत और फोकस्ड है। क्या बुरा मान गए, या फिर तुझे मेरी तारीफ बुरी लग रही है? सिद्धार्थ की तो झल्लाहट बढ़ गई। उसका दिल कर रहा था कि रोहन का फोन वहीं काट दे, पर गुस्से को काबू करके बोला, एक काम कर, हॉस्पिटल जाकर दादी की असली हालत का भी पता करवा ले। रोहन ने झट से कहा, हो जाएगा बॉस, वैसे मैंने तेरी इतनी हेल्प कर दी है, अब तो एक हफ्ते की छुट्टी बनती है ना? सिद्धार्थ ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, एक दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा। लोग सोचेंगे तुझे निकालने वाला हूं अगर तू पूरा हफ्ता गायब रहा। वैसे भी अर्जुन मार्टिन ग्रुप का सीईओ कब से तेरे पीछे पड़ा है तुझे अपनी कंपनी में खींचने के लिए। वो दुखी हो जाएगा अगर तुझे इतनी आसानी से जाने दिया। अगर तुम्हारी कोई ब्लाइंड डेट है और तुम सीधा शादी करने वाले हो, तो एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकता हूँ। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा। रोहन ने हंसते हुए कॉल काट दी। उसे पता था, सिद्धार्थ उसे टॉपिक से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोहन उस चाल में फंसने वाला नहीं था। सिद्धार्थ खुद भी तो दादी की जिद में जल्दबाजी में शादी कर बैठा था। दादी रिया को इतना पसंद कर लिया था कि अपने लाडले पोते की शादी तक कुर्बान कर दी। रोहन को सारे काम सौंपने के बाद सिद्धार्थ कार से उतरा और रिया के लिए कुछ स्नैक्स लेने चला गया। जब तक रिया वॉशरूम से लौटी, सिद्धार्थ कार में उसके लिए स्नैक्स लेकर तैयार बैठा था। सिद्धार्थ ने प्यार से कहा, आगे का सफर लंबा है, कुछ खा लो। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए खुद को भूखा मत रखना। रिया ने पूछा, तुमने खा लिया? हाँ, सिद्धार्थ ने शांत अंदाज में कहा, बस इतना खा लिया कि भूख न लगे। वैसे भी ये स्नैक्स मेरे टाइप के नहीं हैं। जब देखा सिद्धार्थ पहले ही खा चुका है, तो रिया ने बिना झिझक खाने की शुरुआत कर दी। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था और रिया आराम से पेट भर रही थी। रिया का मायका वहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, वो भी हाईवे से। करीब 10 साल हो गए थे जब से रिया वहां गई थी। पहले वो और पूजा छुट्टियों में वहां जाया करते थे, मगर हर बार दादा दादी के तानों और बेरुखी से सामना होता। दादा दादी खाना तक नहीं देते थे, दोनों बहनों को खुद अपने लिए खाना जुटाना पड़ता था। ये सब कुछ भी नहीं था उन दिनों के मुकाबले जब उनके दादा दादी ने उनके कमरे से सारा सामान फेंककर स्टोर रूम बना लिया था। जब बहनें घर आती, तो उनके पास ठहरने की जगह तक नहीं होती थी। माँ बाप के जाने के बाद वही दादा दादी उनके सबसे करीबी रिश्तेदार थे, मगर उन्होंने भी उन्हें घर से निकाल दिया और उनके माँ बाप का घर खुद हड़प लिया। पूजा और रिया का गांव में किसी से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि वे तब छोटी थीं। हालांकि कुछ लोग बहनों के हालात से दुखी भी थे, मगर दादी के तेज गुस्से और जहरीली जुबान के डर से कोई आगे नहीं आता था। यहाँ तक कि बहनों को अपने माँ बाप की कब्र पर जाने या उनकी वसीयत देखने तक की इजाजत नहीं थी। कहते थे, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं।
सच्चाई ये थी कि दादा दादी ने खुद ही उनके किसी कजिन को उनके मरे हुए माँ बाप का गोद लिया बेटा घोषित कर दिया था, ताकि घर, जमीन और फार्म कजिन को मिल जाए। ऐसे हालात में रिया और पूजा के लिए वहां वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। रिया को याद था कि वही अशोक था जिसे उन्होंने गोद लिया बेटा बताया था। असल में उनके दादा दादी ने उनके माँ बाप की इंश्योरेंस की रकम भी हड़प कर अपने बेटों में बांट दी थी। उन पैसों से उनके चाचा ताऊ ने नए नए घर बनवाए, बिजनेस शुरू किए और आज आलीशान जिंदगी जी रहे थे। अब तो उनके पास गांव में सबसे बड़ी बड़ी कोठियां थीं। रिया और सिद्धार्थ गांव पहुंचे तो सिद्धार्थ वहां नया चेहरा था और रिया को भी ज्यादातर लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि सालों से वो वहां नहीं आई थी। इसका फायदा रिया ने उठाया और अपने चाचा ताऊ के घरों की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। उन घरों को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये लोग बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, जैसा वो इंटरनेट पर दिखा रहे थे। फिर रिया उस घर के सामने पहुंची जो उसके माँ बाप ने बनाया था। वो उसी गेट के सामने खड़ी रही जहां उसका बचपन बीता था। पलकों के सामने बीते वक्त की यादें लौट आईं और उसका दिल कसकने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया, सांस लेना भी भारी हो गया। पीछे खड़ा सिद्धार्थ उसे चुपचाप देख रहा था। वो समझ रहा था कि रिया के दिल में इस वक्त कितना तूफान चल रहा है। सिद्धार्थ को अचानक उसकी तरफ बढ़कर उसे गले लगाने और उसे सहारा देने की इच्छा हुई। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत उधर से गुजर रही थी। उसकी नजर रिया पर पड़ी तो वो ठिठक गई। बूढ़ी औरत ने गौर से देखा, फिर हैरानी और खुशी से बोली, अरे क्या तुम? रिया ने फुर्ती से अपने आंसू पोंछे और उस बुजुर्ग महिला की ओर देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। आप मासी रेखा हो? वो औरत उसकी मम्मी की बचपन की बहुत करीबी दोस्त थी। हाँ बेटी, मैं ही हूँ। तू वापस आ गई। मासी रेखा बेहद अपनापन दिखा रही थी। आप मेरे घर चल, जरा बैठ के बातें करते हैं। फिर उन्होंने रिया के पुराने घर की ओर देखा और बोली, सुना है तेरी दादी हॉस्पिटल में भर्ती है शहर में। तेरे दादा और तेरे चाचा ताऊ ने बड़ा तमाशा किया जब उसे लेकर गए। सारे के सारे अपनी गाड़ियों में पहुंचे थे। गांव वाले तो सोचने लगे थे कि ये कहीं शादी या छुट्टियों पर जा रहे होंगे। अब तक तो कभी इतनी जल्दी में नहीं देखा उन्हें। पर जैसे ही दादी बीमार पड़ी, सब एक्टिंग करने लगे जैसे बड़े फरिश्ते हों। मासी रेखा को ऑनलाइन वायरल ट्वीट का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनके पास इंटरनेट ही नहीं था। वैसे भी ट्वीट कुछ घंटे पहले ही वायरल हुआ था, गांव तक खबर पहुंचने में टाइम लगता। रिया ने उनसे पूछा, मासी, वैसे तो ये लोग दादी दादा को तवज्जो नहीं देते ना? मासी ने हाँ में सिर हिलाया। त्योहारों पर ही दिखते हैं बस। तेरे दादा की पेंशन है, ऊपर से तेरे मम्मी पापा की इंश्योरेंस के पैसे बचे हैं। कोई परेशानी नहीं है उन्हें। सुना है 4 लाख की सेविंग्स है उनके पास। वो देख, ये जो आलीशान विला दिख रही है ना, सब तेरे चाचा ताऊ के हैं। पूरे गांव में सबसे अमीर वही लोग हैं। तेरे दादा तो हमेशा अपनी औलादों की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। फिर मासी रेखा ने हौले से कहा, असल बात तो ये है कि तेरे मम्मी पापा की इंश्योरेंस का आधा पैसा तेरे दादा दादी ने अपने बेटों में बांट दिया था। तभी तो आज इनके पास सब कुछ है, वरना आज भी सड़क पर होते। तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद तुझे और पूजा को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। ये सब आज करोड़पति बन बैठे हैं और तुम लोग माँ बाप और घर दोनों गंवा बैठी। वैसे ये तुम्हारे साथ जो लड़का है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिया ने शांति से जवाब दिया, ये मेरे हस्बैंड हैं, सिद्धार्थ। मासी खुशी से चौंक गई। अरे वाह, तूने शादी कर ली? कब? अभी हाल ही में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया है, शादी की पार्टी बाकी है। मासी रेखा ने लंबी सांस ली और कहा, तेरे मम्मी पापा को कितनी खुशी होती तुझे सेटल देखकर। सच कहूँ, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेरे इन रिश्तेदारों ने तुझे और तेरी बहन को बहुत सताया है। भगवान करे कभी इनके कर्मों का फल इन्हें भी मिले। मासी का दुख रिया भी महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर मासी रेखा को नमस्ते कहा, फिर चुपके से अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने पूरे संवाद की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी।
मासी रेखा ने बहुत अपनापन दिखाया और दावत पर बुला लिया। रिया और सिद्धार्थ उनके घर गए और मासी ने दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाया। दिन के बाद मासी रेखा ने धीमे से सेरेनिटी से कहा, बेटा, अच्छा लगा तुझे और पूजा को खुश देखकर। अब एक बात कान खोल के सुन, जरा भी इन लोगों को मत पता चलने देना कि तुम दोनों सेटल हो गई हो। तेरी दादी की तबीयत खराब है, सुना है लिवर कैंसर का शुरुआती स्टेज है। सर्जरी पर मोटा खर्चा आ सकता है। ये लोग तो इतने बेहया हैं कि खुद करोड़पति होकर भी तुम दोनों से ही पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। तब तेरे दादा दादी ने खुद कहा था कि अगर तुम इंश्योरेंस के पैसे का आधा हिस्सा उन्हें दे दो तो आगे तुम्हारी उनकी देखभाल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वैसे भी उनकी इतनी औलादें हैं, फिर तुम दोनों बहनों पर बोझ क्यों डाला जा रहा है इलाज के नाम पर। तेरे मम्मी पापा की बॉडी तो तब तक मॉर्चुरी में पड़ी थी और इन लोगों ने उसी वक्त खून के पैसों का हिस्सा हथिया लिया, ऊपर से तुम्हारा घर जमीन भी अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त तो उन्होंने तुम्हें घर में रखने तक से मना कर दिया था, यहाँ तक कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की कब्र पर जाने भी नहीं दिया था। इसलिए बिल्कुल भी गिल्टी मत महसूस करना और तू दादी के इलाज का खर्च भी मत उठाना। मासी रेखा ने सब कुछ देखा था, क्योंकि वो रिया की मम्मी की जिगरी दोस्त रही थी। उन्हें अच्छे से याद था कि जब रिया के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसके चाचा ताऊ सब अपने अपने बहाने लेकर भाग गए। किसी ने भी अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी नहीं ली। किसी को पेट दर्द, किसी को बुखार, कोई ऑफिस का बहाना लेकर गायब। आखिरकार गांव के सरपंच ने सबको झाड़ कर बुलाया और लोगों की बातें सुनकर जबरदस्ती इन सबको अंतिम संस्कार करना पड़ा। हाँ मासी, ये लोग तो शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब हद करते हैं। जैसे ही गांव में खबर फैली कि रिया वापस आई है, कुछ और गांव वाले भी मासी रेखा के घर आ गए। सब निश्चिंत थे, क्योंकि दादा दादी तो गांव में थे ही नहीं। जब एक बार बातें निकलनी शुरू हुई, तो सबने खुलकर कहा, साफ साफ सहानुभूति जताई पूजा और रिया के लिए। सिद्धार्थ चुपचाप सबकी बातें रिकॉर्ड करता रहा। फिर उसने गांव वालों को बताया कि ट्विटर पर क्या वायरल हुआ है सब कुछ, और उनके बयान इस केस में रिया की मदद करेंगे। जब सबको पता चला कि सिद्धार्थ उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो पहले सब थोड़े हिचके, लेकिन फिर बोले, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, जो होगा देखा जाएगा, हम भी तेरे साथ हैं रिया। फिर सबने खुलकर एक एक करके उन रिश्तेदारों की करतूतें बयान की, इतनी डिटेल्स में कि सिद्धार्थ के पास अब पक्के सबूतों का पूरा खजाना बन चुका था। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है अस्पताल में। दादी पूरे आराम से बिस्तर पर बैठी है, चेहरा बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा है। भले ही उसे लिवर कैंसर है, पर बीमारी की कोई खास असर नहीं दिख रही। वो खुशमिजाज होकर ताजे कटे सेब खा रही है, जो तेरे दादा अपने हाथों से छील रहे थे। दादा सबसे बड़े कजिन विनय से बोले, विनय बेटा, तू तो कह रहा था तेरा प्लान तगड़ा है, अब तक तो रिया और पूजा को पैसे भेजने चाहिए थे ना। तेरी दादी की 2 दिन बाद सर्जरी है, सर्जरी और बाद के इलाज का खर्च लाखों में है। वो दोनों शहर में रहकर इतना कमा रही होंगी, अब उनके पैसे का टाइम आ गया है। ये खर्चा तो वही उठाएंगी, हम क्यों दें। दादा के मन में अंदर ही अंदर वही पुरानी सोच थी, लड़के हमारे वंशज हैं, लड़कियां पराया धन होती हैं। सामने भले कुछ न बोलते हों, लेकिन जब पैसे की बात आती, सब असली रंग दिखा देते। अब की बार तो इन दोनों बुढ़ों ने पक्का ठान लिया था, रिया और पूजा से पैसे वसूल कर ही रहेंगे। उन्हें आज तक ये बात खटकती थी कि जब पूजा की शादी हुई थी, उसने शादी में एक पैसा भी नहीं दिया था उनकी देखभाल के लिए। विनय ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, घबराओ मत दादा, असर दिखने लगा है। मेरे दोस्त ने ट्वीट को वायरल कराया है। ट्विटर पर अभी भी हल्ला मचा है। लोग उनकी इतनी बुराई कर रहे हैं कि कुछ ने तो ये तक लिख दिया, एक पालतू कुत्ता भी अपने मालिक के लिए वफादार होता है, पर ये बहनें तो इंसान भी नहीं निकली। विनय को अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा था, उसे लगा अब इन बहनों को सबक मिल जाएगा। अब मैं अशोक को कहूंगा एक और ट्वीट करने को। अशोक मार्टिन ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी का सीनियर मैनेजर था। उसकी सेक्रेटरी तगड़ी कंटेंट राइटर थी, एक से एक चटपटे ट्वीट्स लिखती थी। विनय बोला, नेटिजन्स को तो सीक्वल बहुत पसंद आते हैं, अभी दूसरा ट्वीट कराएंगे, मसाला और बढ़ेगा। क्या वो ऑनलाइन आके अपनी सफाई नहीं देंगे? दादा ने पूछा।
बुजुर्ग होने के नाते उन्हें इंटरनेट की ज्यादा समझ नहीं थी, मगर उन्हें पता था कि जो कहानी उनके पोते विनय ने ट्विटर पर पोस्ट की थी, वो सब झूठ था। उन्हें डर था कि उनकी दोनों नातिनें सच सामने लाकर पूरे रॉय परिवार की इज्जत और पैसों पर पानी फेर देंगी। कौन मानेगा उनकी बात? हमने तो पहले ही ढेर सारे फेक अकाउंट से गंदे कमेंट्स डलवा दिए हैं, उनके बारे में घटिया बातें फैला दी हैं। अगर उन्होंने जरा सा भी ऑनलाइन आने की कोशिश की ना, तो लोग उनकी ऐसे बैंड बजाएंगे कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दादी ने मजे लेते हुए कहा। दादी बोली, विनय, मेरा फोन लेकर रिया को फिर से कॉल कर। साफ साफ बोल देना कि अगर वो अब भी पैसे नहीं देती तो सोशल मीडिया पर उनकी पूरी इज्जत का कबाड़ा कर देंगे। पूजा के पास तो ज्यादा पैसा नहीं होगा क्योंकि उसकी अपनी फैमिली है, मगर रिया से तो पैसा निकलवाना ही है। दादा भी बोले, कह देना 6 लाख रुपए दे दो, तब ट्वीट डिलीट करेंगे, वरना उनकी सोशल लाइफ बर्बाद कर देंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। विनय बोला, दादा, हमें पहले कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर हम पहले फोन कर लेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। सही तरीका यही है कि वो खुद मजबूर होकर हमसे संपर्क करें, तभी हम अपने रेट बढ़ा पाएंगे। दादा ने सोचा, बात तो सही है, जो पहले हाथ बढ़ाता है वही कमजोर पड़ जाता है। दादी सोच में पड़ गई, फिर बोली, लोग फोटो से शायद उन्हें पहचान भी ना पाएं। पिछली बार जब मैंने पूजा को देखा था, तो उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलने लगी थी। रिया बिल्कुल अपने बाप पर गई है। विनय ने हार मानते हुए कहा, दादी, हमारे पास बस वही पुरानी फोटो है। 18 साल की उम्र के बाद तो उन्होंने रिश्ते नाते ही तोड़ दिए, अब नए फोटो कहाँ से लाता। सच में, बड़ी होने के बाद उनकी शक्ल सूरत काफी बदल गई थी। तभी विनय हैरान रह गया, अरे, हमारा ट्वीट ट्रेंडिंग से नीचे क्यों गिर रहा है? उसने तुरंत पेज रिफ्रेश किया, तो देखा कि ट्वीट और भी नीचे फिसल गया है। विनय ने फौरन अपने दोस्त को कॉल मिलाई। फोन उठ गया, मगर दोस्त भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? दादा परेशान होकर पूछ बैठे, क्या पूजा और रिया ने सच बताकर हमारी पोल खोल दी? विनय बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस हमारे ट्वीट के ऊपर जो दूसरा वायरल ट्वीट है, उसमें और ज्यादा हिट्स आ रहे हैं, इसलिए हमारा ट्वीट नीचे धकेला जा रहा है। वो ट्वीट मनाली के सबसे रईस वारिस और मार्टिन ग्रुप की बेटी के अफेयर पर है। असल में, सोनम मार्टिन ने सिद्धार्थ के साथ अपने अफेयर की खबरों को लेकर खुद पीआर टीम से काम करवाया था। उसकी खबर पर से फोकस हटाकर जब हमारे ट्वीट ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी, तो सोनम को गुस्सा आ गया। उसने फौरन अपनी टीम से कहकर ट्रैफिक हमारे ट्वीट से हटवा दिया। इसी वजह से हमारा ट्वीट धीरे धीरे ट्रेंडिंग से बाहर हो रहा था। विनय को अब मजबूरी में अपने मीडिया वाले दोस्तों से दोबारा शेयर करवाना पड़ा ताकि फिर से आग भड़के। उधर रिया और सिद्धार्थ शाम तक शहर लौट आए। सिद्धार्थ ने प्यार से कहा, चलो पहले डिनर करते हैं, फिर तुम्हारी बहन के घर चलते हैं। रिया बोली, ठीक है। पूरा दिन रिया ने देखा था कि सिद्धार्थ कितनी समझदारी और शांति से सब संभाल रहा था। अब उसे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा होने लगा था। सिद्धार्थ ने उसे कभी भूखा नहीं रखा था, हर बात का ख्याल रखा। वो उसे शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया। दोनों खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठे। अभी उन्होंने ऑर्डर ही दिया था कि सिद्धार्थ का फोन बजा। दादी का कॉल था। सिद्धार्थ, क्या रिया तुम्हारे साथ है? उसका फोन तो बंद आ रहा है। सिद्धार्थ ने चुपचाप फोन रिया को पकड़ा दिया, क्योंकि रिया के फोन पर इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि उसका फोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका था। कम से कम उसका दिमाग तो अब शांत था, लेकिन दोस्त और फैमिली वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कौन है? रिया ने पूछा। दादी का कॉल है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। रिया ने फौरन फोन ले लिया और बोली, दादी। दादी की आवाज में फिक्र साफ थी। रिया, मैंने अभी अभी ट्विटर पर वो ट्वीट देखा। तुम ठीक हो ना? कोई मदद चाहिए तो बेझिझक सिद्धार्थ से कहना। वो बिजनेस वर्ल्ड में बड़े बड़े लोगों को जानता है, तुम्हारा ही काम उसके लिए तो मिनटों में हो जाएगा। अगर वो मना करे मदद करने से, तो मुझसे कहना, मैं खुद उसकी धुनाई कर दूंगी। दरअसल, दादी को इस बारे में देर से पता चला था, क्योंकि ट्विटर पर पहले से ही सिद्धार्थ और सोनम की अफेयर वाली खबरें ट्रेंड कर रही थी।
इसलिए ये स्कैंडल उतना ऊपर नहीं जा पाया था। ज्यादा लोग भी इसे रिट्वीट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अजय ने उन्हें खबर दी कि उनकी प्यारी बहू की इज्जत उछाली जा रही है, तो दादी आग बबूला हो गईं। रिया बोली, मैं ठीक हूँ दादी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी सिद्धार्थ ने बहुत साथ दिया है, पूरा दिन मेरे साथ रहा। दादी की आवाज में सुकून था। अच्छा है कि ये लड़का भी पति का फर्ज निभा रहा है। हालांकि दादी के मन में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। वो तो बस इस बहाने दोनों के रिश्ते को और मजबूत होते देखना चाहती थी। उन्हें भरोसा था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ रहकर दोनों की बॉन्डिंग गहरी होगी। उन्हें पूरा यकीन था कि धीरे धीरे सिद्धार्थ रिया की मजबूती और आत्मनिर्भरता से इम्प्रेस होगा और रिया भी सिद्धार्थ के सख्त बाहरी रवैये के पीछे छिपे नर्म दिल को समझेगी। उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द दोनों सच्चे मायनों में पति पत्नी बन जाएं, ताकि वो अपनी परपोती या परपोते का भी स्वागत कर सकें। लेकिन दादी ये सब रिया के सामने थोड़ी कहने वाली थी। उन्होंने बस उसका हालचाल पूछा, दिलासा दिया और फोन रख दिया, बिना अपने पोते से बात किए। सिद्धार्थ को अपनी दादी की इस बहुपसंदीदा पॉलिसी की आदत थी। वैसे भी दादी के पास कोई पोती थी नहीं, इसलिए रिया को ही उन्होंने अपनी जान बना लिया था। सिद्धार्थ को पूरा यकीन था कि जब बाकी पोते भी शादी करेंगे, तब शायद बाकी बहुओं पर भी उनकी मोहब्बत बंटेगी। दिन के बाद सिद्धार्थ रिया को पूजा के घर लेकर गया। अमित अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने पूजा को बस एक टेक्स्ट कर दिया था, ऑफिस में काम है, देर से आऊंगा। मेरी चिंता मत करना, तुम और बच्चा आराम से सो जाना। पूजा अब अपने पति से कोई उम्मीद नहीं रखती थी, लेकिन अपनी बहन की फिक्र जरूर थी। जब दरवाजा खुला और उसने देखा कि रिया और सिद्धार्थ आ चुके हैं, तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। कहाँ थी तुम, रिया? रिया बोली, गांव गई थी, कुछ सबूत इकट्ठा करने। और तुम ठीक हो ना, पूजा? पूजा ने सिर हिलाया, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो वैसे भी कितने सालों से घर में बच्चे को संभालती रही हूँ, बाहर की दुनिया से मेरा क्या लेना देना। मैंने तो अपना नंबर भी बदल लिया है, सब शांति से चल रहा है। वैसे तुम्हारा ट्वीट फिर से वायरल हो गया है, जब एक न्यूज़ चैनल ने उसे रिट्वीट कर दिया। मेरी एक पुरानी सहेली ने भी मुझे वो लिंक भेजा और पूछा, कहीं ये हम लोगों वाली पूजा और रिया तो नहीं? रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके दिल में बस एक ही बात थी, ये लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और सीधा कहा, पूजा, अपनी पुरानी डायरी निकाल कर दो, अब वक्त आ गया है इन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का।